Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 17 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो फिर शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आ जाता है आज का सबसे पहला आर्टिकल। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे और वैसे भी बहुत आसान है, सभी लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? उमिंगला पास हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, वो कहां पर लोकेटेड है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? तो एटलीस्ट सभी लोगों को ट्राई करना है, इसका आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। यहां पर बात करी गई है स्पेस टूरिज्म के बारे में। यह आर्टिकल पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा न्यूज के अंदर है और यह हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जीएस पेपर 3 अगर हम बात करें वहां पे आपको एक सिलेबस देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक का, उसके अंदर एक टॉपिक आता है स्पेस नाम का, वहां से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। देखो हो क्या रहा है, अमेजन के फाउंडर हैं, सभी लोगों को पता है वो कौन है, जेफ बेजोस हैं। इनकी एक और कंपनी है, वो बेसिकली स्पेस कंपनी है। जो दूसरी कंपनी है अमेजन के अलावा, वो ध्यान से सुनना, वो एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। अब इन्होंने और इनके भाई ने मिलकर तय किया कि ये दोनों स्पेस में ट्रैवल करेंगे, अपने स्पेस की, आप कह सकते हो अपनी जो स्पेस कंपनी है उसका रॉकेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये जो स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, इसका एक रॉकेट है न्यू शेफर्ड। तो इस रॉकेट का इस्तेमाल करके ये दोनों मिलकर स्पेस में ट्रैवल करने वाले हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि चलो स्पेस में ट्रैवल करेंगे, बढ़िया बात है, लेकिन इन्होंने सोचा क्या हम लोग जा रहे हैं, चलो हम लोग, ऐसा हो सकता है और लोगों को लेके जाएं, बिल्कुल हो सकता है और लोगों को भी ले जाया जा सकता है। और जिस आप कह सकते हो ये रॉकेट से जा रहे हैं उसके अंदर 6 लोगों की जगह है। अब यहां पर ये तो 2 ही लोग हैं, तो इन्होंने बाकी 4 के लिए ऑक्शन करवाया, यानी कि बोली लगवाई है कौन कौन जाएगा। तो उसके लिए अभी यहां पर एक सीट फिल हो चुकी है और वो पता है एक सीट कितने में बिकी है? वो बिकी है $28 मिलियन के अंदर, मतलब 150 करोड़ से भी ऊपर का रुपया हो गया। और ये जो $28 मिलियन है ये देने को तैयार थे लगभग 149 कंट्री से लोग, आप कह सकते हो, बिलोंग करते थे और 7600 रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन अभी यहां पर एक बंदा चूज हुआ है, अब ये जेफ बेजोस और उनके भाई के साथ स्पेस में ट्रैवल करेंगे। अभी आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, ये 3 सीटें और फिल करी जाएंगी, ठीक है। अब जो ये ट्रैवल करेंगे आपको ध्यान रखना है, ये 20 जुलाई को ट्रैवल करने वाले हैं। अब यहां पे इसके पीछे एक रीजन है, 20 जुलाई को क्यों ट्रैवल करेंगे? क्योंकि 20 जुलाई को 52nd एनिवर्सरी मनाई जाएगी नील आर्मस्ट्रांग की, जो कि पहले यहां पर मून पर पहुंचे थे, ठीक है। उसके बेसिस पर ये 20 जुलाई को ट्रैवल करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में ये लोग अंतरिक्ष में इस रॉकेट से घूमने वाले हैं? कितनी दूर तक जाएंगे? कैसे रॉकेट वर्क करेगा? अभी भी बहुत सारी चीजें यहां पर छुपी हुई हैं। एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अभी उससे पहले कुछ बेसिक क्लियर करेंगे। ब्लू ओरिजिन क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। ब्लू ओरिजिन एक स्पेस कंपनी है और वो जेफ बेजोस की ही है, ठीक है। जैसे इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, उसी तरीके से जेफ बेजोस का ये ब्लू ओरिजिन है। ये अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी और प्राइवेटली फंडेड ये कंपनी है। उसके बाद अब ये न्यू शेफर्ड क्या है, अब आपको क्लियर करना है। जो ब्लू ओरिजिन है वो स्पेस कंपनी है, लेकिन जो न्यू शेफर्ड क्या है, न्यू शेफर्ड एक रॉकेट है जो कि इस कंपनी का रॉकेट है, ठीक है। इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, इस रॉकेट में ये लोग बैठकर स्पेस में ट्रैवल करने वाले हैं। दूसरी चीज यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये रॉकेट कर्मन लाइन तक जाएगा। ये कर्मन लाइन क्या होती है? स्पेस में एक लाइन होती है, उसके बाद यहां पे आप कह सकते हो स्पेस स्टार्ट होता है, उसके नीचे हमारा एटमॉस्फेयर रहता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये कर्मन लाइन क्या होती है। अब हम लोग पिक्चर के थ्रू चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये है रॉकेट, वो, ठीक है, ये रॉकेट है और ये किस कंपनी का है? ये ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। लेकिन इस रॉकेट का क्या नाम है? वो है न्यू शेफर्ड। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ पिक्चर्स में और दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर इस रॉकेट में आप लोगों को ध्यान देना है, इस रॉकेट का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पिक्चर देखो, ठीक है। ये रॉकेट कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ये ऑरेंज वाला पिक्चर है। अब इस रॉकेट में ऊपर एक छोटा सा कैप है, ठीक है, इसको कैबिन बोला गया है, बेसिकली इसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसको कैप्सूल बोला जाता है। अब ये जो बाकी इस पूरा का नीचे का हिस्सा है रॉकेट का, इसके अंदर बाकी सारी मशीनरी फिट होंगी,
ठीक है, जो भी होता है आग वगैरह लगती है रॉकेट के अंदर वो इस वाले हिस्से में लगेगी। लेकिन ये जो ऊपर रूम है ना, आपको ध्यान देना है, इसके अंदर 6 लोग बैठ सकते हैं। वो रूम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये लोग जो बैठ के जाएंगे वो इस रूम में बैठेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, वो इस रूम में बैठेंगे 6 लोग, और इसके लिए अभी 3 सीट हो चुकी हैं बुक, अभी 3 सीट रह गई हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, इसके अंदर ये लोग बैठने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ ये जो कैप्सूल है वो इस तरीके से आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा। इसको कैप्सूल बोला गया है। अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे मैंने बताया, ये रॉकेट सिर्फ और सिर्फ करमन लाइन तक जाएगा। करमन लाइन से ऊपर क्या करेगा, जो ये कैप्सूल है इसको ऊपर फेंक देगा। मतलब क्या है, अभी भी दिमाग से ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये अर्थ हो गया। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है। अर्थ से आप लोग को 100 किलोमीटर जाना है ऊपर। ठीक है, अगर आप जैसे ही 100 किलोमीटर जाते हो ऊपर, आपको एक करमन लाइन देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। अब ये जो करमन लाइन है, इसके नीचे तो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जिसके अंदर वायु वगैरह है, लेकिन उससे ऊपर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, करमन लाइन के ऊपर स्पेस स्टार्ट होता है, अंतरिक्ष है, और नीचे जो है हमारा एटमॉस्फेयर है। तो ये रॉकेट कैसे वर्क करेगा, अब आपको देखना है। यहां पर क्या है, ये रॉकेट कैसे वर्क करेगा। करमन लाइन आपको यहां पर 100 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगी। ये रॉकेट कुछ इस तरीके से उड़ान भरेगा। ऊपर इसके कैप्सूल है, 6 लोग इसके अंदर बैठेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा, और यहां जैसे ये करमन लाइन तक पहुंचेगा, ये जो आप कह सकते हो कैप्सूल है, इसको ये ऊपर फेंक देगा। ठीक है, कैप्सूल को ये जैसे ही ऊपर छोड़ेगा तो ये रॉकेट यहीं से लौट आएगा नीचे, ये नीचे आता रहेगा। कैप्सूल जो है स्पेस में घूम गया, ये स्पेस में पहुंच गया कैप्सूल। फिर उसके बाद ये कैप्सूल भी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा इस रॉकेट के साथ में। ठीक है, रॉकेट यहां पे नीचे आ गया, फिर उसके पीछे पीछे ये कैप्सूल भी आ जाएगा। अब आपका कहना होगा, कैप्सूल तो भाई अगर तेजी से गिरेगा तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कैप्सूल जब ये गिरना स्टार्ट होगा तो इसका ये आप कह सकते हो कि पैराशूट ओपन हो जाएगा, और ये पैराशूट के बेसिस पर धीरे धीरे लैंड कर जाएगा। मतलब कि आप स्पेस में बस इतनी देर के लिए जा रहे हो, जैसे झूला झुलाया जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग करवाई जा रही है। अब आपको ध्यान देना है कि यार स्पेस यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है, करमन लाइन के बाद से स्टार्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो भी हमारी सैटेलाइट्स हैं या फिर हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये क्या 100 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है? तो ऐसा नहीं है। जो आपको ISS देखने को मिलेगा वो 400 किलोमीटर की दूरी पर। ये सिर्फ एक आप कह सकते हो एग्जामिन किया गया है कि जो करमन लाइन है उसके पार स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जेफ बेजोस, स्पेस में बस खाली छू कर निकल रहे हैं, छू के वापस से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम हो रहा है, और यहां पर एक तरीके से झूला झुलाया जा रहा है, और उसके लिए आप समझ सकते हो कितना पैसा लिया गया है, मतलब पूरा पैसा वसूल लिया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रॉकेट वगैरह क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये रॉकेट है इसका नाम है न्यू शेफर्ड। ठीक है, अब ये जो शेफर्ड है ये किस बेसिस पर पड़ा है, जो शेफर्ड नाम है ये एक इंसान है, एक एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है एलन शेफर्ड। ठीक है, ये पहले अमेरिकन व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए थे, तो इनके बेसिस पर ये नाम पड़ा हुआ है। तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ। सेकंड आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला आर्टिकल आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी घुमावदार था, लेकिन बहुत कोशिश करी है मैंने आपको बहुत ईजिली समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। नाउ पिछले 1-2 दिन पहले आपने ये वाली आर्टिकल भी पढ़ लिया होगा, बात करी गई है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मतलब कि जो हम लोग बाहर की करेंसी रखते हैं, ऑब्वियसली बात है सारी कंट्रीज क्या करती हैं, डॉलर्स वगैरह रखती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास भी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो $600 बिलियन क्रॉस कर चुका है, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट है हमारे लिए, काफी बड़ी बात है। एक टाइम पे जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व हुआ करता था वो 6.842 बिलियन के आसपास हुआ करता था, मतलब 6 बिलियन से 600 बिलियन तक का सफर तय किया है भारत ने, सैल्यूट है। तो यहां पर क्या हुआ है, इसी चीज के बारे में बताया गया है, डेटा आया है जिसमें यह पता लगाया गया कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 600 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास फॉरेक्स रिजर्व, एक तरीके से फॉरेन रिजर्व जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। तो चाइना टॉप पर आता है। चाइना के पास आप देख पाओगे $3,330 बिलियन का यहाँ पे फॉरेन रिजर्व देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर जापान आता है, फिर उसका स्विट्जरलैंड आता है, फिर 5वें नंबर पर रशिया आता है, और फिर 6ठे नंबर पर इंडिया आता है। और रशिया और इंडिया दोनों इक्वली आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम बाद हम लोग रशिया को भी क्रॉस कर दें, ठीक है। ये डेटा कब का है, 13 जून 2021 का है, तो अभी ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है, 3-4 दिन पहले का ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अब सर अभी भी हमें लोगों को फॉरेक्स रिजर्व समझ में नहीं आया, तो देखो यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। इसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं, एफएक्स रिजर्व भी बोलते हैं। मतलब आप कह सकते हो फॉरेन कंट्री कौन सी हो गई, बाहर की हो गई, तो बाहर की करेंसी हम लोगों के पास रहती है, खासकर डॉलर यहाँ पर बोला जाता है। अब यहाँ पे एक रिजर्व एसेट्स होता है जो कि हमारी सेंट्रल बैंक के पास रहता है,
सेंट्रल बैंक कौन सी है हमारी, अब यहाँ पे आपको मालूम होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो वो हमारे क्या करती है, फॉरेन करेंसीज रखती है ऐसा सिक्योरिटी के फॉर्म में, और इसका हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हमें कहीं खर्च ना हो वो पैसा तो हम लोग उसको ईजिली खर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, क्या सिर्फ डॉलर्स ही होते हैं? डॉलर्स के अलावा भी तो कोई सामान होता होगा जिसको हम लोग एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रीट करते हो। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट तो आपको देखने को मिलेगा ही, यानी जो दूसरे देश की करेंसी है वो तो रहेगी, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, जापानीज येन हो गए, ये सारी करेंसीज होती हैं, ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही है। बट इसके साथ साथ गोल्ड भी रख लिया जाता है, जो सोना है वो भी स्टोर करा जाता है। उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होते हैं हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, आप कह सकते हो उसको भी रिजर्व किया जाता है। उसके बाद रिजर्व ट्रांच पोजीशन भी होता है, इसको भी रिजर्व किया जाता है। मतलब ये जो कंपोनेंट है, मतलब ये आप कह सकते हो सिर्फ करेंसी की फॉर्म में ही स्टोर नहीं किया जाता है, करेंसी के अलावा गोल्ड में भी, एसडीआर और आरटीपी में भी इसको रिजर्व किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये गोल्ड को देखने के बाद मुझे याद आया है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 5 कंट्रीज टॉप की हैं, इसके अंदर यूएसए नहीं आया यार, यूएसए को तो टॉप पर आना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं क्यों नहीं आया, क्योंकि यूएसए क्या करता है, करेंसी वगैरह पे बिलीव नहीं करता है, करेंसी वगैरह ये लोग इतने रखते नहीं है, लेकिन गोल्ड ज्यादा रखते हैं। ठीक है, गोल्ड वगैरह पे ये लोग आज भी बिलीव करते हैं, क्योंकि इनका मानना यह है गोल्ड की वैल्यू हमेशा से बढ़ती हुई आई है और आने वाले टाइम पे भी लगातार बढ़ती हुई जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे जो बेंजामिन नेतन्याहू, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो बदल चुके हैं। अब यहां पर आ चुके हैं एक नए पीएम नफ्ताली बेनेट साहब। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे है इनका पिक्चर। ठीक है, अब यहां पे एक नए पीएम बन चुके हैं। आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नफ्ताली बेनेट जो कि नए पीएम बन चुके हैं इजराइल के, ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, हाईटेक मिलियनर हैं। ठीक है, और लगभग इनकी जो उम्र है वो है 49 के आसपास, और अब यहाँ पर ये पीएम बन चुके हैं। और काफ़ी हद तक आप कह सकते हो इन्होंने इनके साथ जो है एक और पार्टी ने अलायंस किया है, एक तरीके से संगठन हुआ था। एक तो यहाँ पे नफ्ताली बेनेट थे और दूसरे बंदा यहाँ पे कौन है, वो है यार लैपिड। ठीक है, ये दोनों हैं, ये दोनों ही जीत कर एक तरीके से आए हैं। अब क्या होगा, जो ये नफ्ताली बेनेट हैं ये प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं आने वाले 2 साल के लिए, सितंबर 2023 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इजराइल के। फिर उसके बाद जो बाकी 2 साल की पावर होगी वो यार लैपिड के हाथ में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मिलकर जीते हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अलायंस जीता है पूरा। उसके बाद इनकी जो विक्ट्री है, उसने क्या करा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं आज के टाइम पर, वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वो 12 साल से सर्व कर रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर इजराइल के। अब यहाँ पर उनको हटा दिया गया है, एक तरीके से वो अब हट चुके हैं, और ये कंट्री के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर भी बोले जाते थे। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बोला गया है पायरोस्ट्रिया लालजी के बारे में। ये 15 मीटर लंबा एक आपको पेड़ देखने को मिलेगा, एक तरीके से कॉफी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको हम यहाँ पे कॉफी फैमिली बोला गया है, उसका जीनस देखने को मिला है। ये कहाँ से डिस्कवर किया गया? ये डिस्कवर किया गया है अंडमान आइलैंड से। कौन कौन से रीजन्स में? देखो, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, जो ये नई प्रजाति मिली है अभी पायरोस्ट्रिया लालजी, ये पहली बार इंडिया के अंदर देखने को मिली है अंडमान में। और यहाँ पे कुछ और प्लेसेस हैं जहाँ पर अंडमान में, निकोबार आइलैंड में ये और भी जगह पर हो सकती है, जैसे कि तिरूर फॉरेस्ट बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि जरावा रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास है। तो मतलब अभी तो हमें एक जगह पर मिला है, लेकिन हो सकता है ये ट्री और भी जगह पर अवेलेबल हो भारत के अंदर। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये और कहाँ पर देखने को मिलता है? अभी तो यहाँ पे इसको अंडमान में फाउंड करा गया। इसके अलावा ये मडागास्कर के अंदर जनरली देखने को मिलता है, लेकिन पहली बार इंडिया में अब देखने को मिला। फीचर्स क्या है इसके? जो ये ट्री है ये बहुत अलग दिखाई देता है, लंबी सी स्टेम है, वाइट कलर की कोटिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी, इसकी लीव्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, और आप देख पाओगे काफ़ी एक तरीके से इसका जो कलरिंग वगैरह है वो भी काफ़ी आप कह सकते हो ब्राइट कलर का आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब बात करें IUCN स्टेटस के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो ये प्लांट है क्या ये खतरे में है या नहीं, इसकी प्रजातियां कितनी बची हैं कितनी नहीं हैं। तो ये जो पायरोस्ट्रिया लालजी है इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला जाता है, मतलब कि ये प्रजाति खतरे में है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको सेव कर पाएंगे। अदरवाइज जो है ये प्लांट्स आने वाले टाइम पे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि IUCN के रेड लिस्ट के अंदर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। और ये अब हम लोग बात करें, जो ये पायरोस्ट्रिया लालजी, ये नाम कैसे पड़ गया इसका? तो लालजी जो नाम पड़ा है ना, वो एक बंदे हैं जिनका नाम है लालजी सिंह। ठीक है, एक जॉइंट डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ ऑफिस आप कह सकते हो हेड ऑफ ऑफिस है अंडमान निकोबार रीजनल सेंटर के, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर उन्होंने अचीव कर रखा है, तो इनके नाम के ऊपर ही ये पायरोस्ट्रिया लालजी रखा गया है, सिंपल।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बोला गया है ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट के बारे में। मालूम होगा आपको हाल ही में G7 की मीटिंग हुई है, उसके अंदर बहुत सारा डिस्कशन हुआ। G7 कंट्रीज के अंदर 7 पॉपुलर कंट्रीज आती हैं, उसके अलावा यहाँ पे गेस्ट कंट्रीज भी गई थी, 4 गेस्ट कंट्रीज भी थी। टोटल अगर हम बात करें तो 11 कंट्रीज के बीच में आपस की मीटिंग हुई है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं। जो ये G7 कंट्रीज हैं, इनके 7 कंट्रीज के नाम आपको याद रखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है? आपको सिंपल सा याद रखना है, जूस, JUICE, जूस, और GF। ठीक है, GF गर्लफ्रेंड वाला नहीं है, ऐसे यहाँ पे याद रख लेना GF करके। तो जूस GF से कैसे याद रखोगे? J से हो गया जापान, U से हो गया USA, I से हो गया इटली, C से हो गया कनाडा, E से हो गया इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब कि UK, ठीक है, ब्रिटेन। उसके बाद यहाँ पर G से जर्मनी, F से फ्रांस। ये 7 कंट्रीज आती हैं G7 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ? बहुत सारा डिस्कशन हुआ। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये जो G7 की मीटिंग हुई है, इसका जो थीम था वो है बिल्ड बैक टुगेदर करके इसका थीम रखा गया है। और मैंने जैसा बताया ये 7 कंट्रीज की मीटिंग तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ 4 कंट्रीज को एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया गया था। वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया भी था, साउथ कोरिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी था, और साउथ अफ्रीका भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये तो फिजिकली प्रेजेंट थी तीनों कंट्री, लेकिन इंडिया फिजिकली प्रेजेंट नहीं था। इंडिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत करी है। और इन पूरे आप कह सकते हो 7 कंट्रीज ये हो गई, 4 कंट्रीज ये हो गई, टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। इनको मिलाकर डेमोक्रेसी 11 भी बोला गया है, एक तरीके से D11 ग्रुप भी बोला गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चर्चा हुई है, उसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर कर चुका हूँ। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, जैसे कि इन सारी कंट्रीज ने मिलकर डिस्कशन किया है कि किस तरीके से ये लोग चाइना को टैकल कर सकते हैं। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड करके यहाँ पर ये अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। उसके बाद इस समिट में दूसरी चीज़ के ऊपर यह बात करी गई कि जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो कितना होगा, 15% उसको टारगेट किया गया है सारी कंट्रीज को मिलकर। लेकिन अभी यहाँ पर जो ये न्यूज़ है ये कुछ और अलग है। ये आर्टिकल बताता है किस चीज़ को लेकर, जो ये G7 कंट्रीज है उन्होंने बोला है कि जो फ्रीडम या फिर डेमोक्रेसी है कंट्री के अंदर उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। देखो पाओगे आपने बहुत सारी जगह पर इंटरनेट शटडाउन करके वर्ड सुना होगा। आई एम श्योर आप लोगों ने ये इंटरनेट ब्लैकआउट, इंटरनेट शटडाउन करके वर्ड सुना होगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं हाल ही में, आपको मालूम होगा कश्मीर में ये इंटरनेट शटडाउन किया गया था, दिल्ली में, आसाम में ये CAA को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां पर इंटरनेट को शटडाउन किया गया। ठीक है, बहुत सारी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो G7 समिट यही बोलता है, G7 कंट्रीज यही बोलती हैं कि देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कंट्री की डेमोक्रेसी है, कंट्री फ्रीडम है, तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है हम लोग को। ऐसा यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन वगैरह ना नजर आए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। लेकिन सरकार ने, अगर हम बात करें भारत सरकार ने इस चीज़ को पूरी तरह से टैकल किया है और इंडिया ने बोला है इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कोई बवाल होता है, कोई डिस्प्यूट बनता है तो उसके रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन डेफिनेटली करना चाहिए, ऐसा इंडिया ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है यहाँ पर। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बोला गया है रेयर अर्थ के बारे में, यानी कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, वो आप पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर आपको ये एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं खासकर। तो US के सीनेट ने एक लॉ पास किया, इन्होंने बोला है कि ये लोग अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन चालू करेंगे रेयर अर्थ का। अब यहाँ पे अभी तक ये प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अभी तक ये लोग इंपोर्ट कर रहे थे। और अगर हम बात करें 2019 में US ने लगभग 80% जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है, ये जो आप कह सकते हो तत्व देखने को मिलते हैं, ये इंपोर्ट करे हैं चाइना से 80%। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये हो गया है। अब जो रेयर एलिमेंट्स है वो कौन से होते हैं जो कि बहुत मुश्किल से मिलें? ऐसा नहीं है, जिनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप देख पाओगे स्कैंडियम, यत्रियम हो गया, ये आपको उसके बाद ये वाला देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो ये लेंथेनाइट्स वाली लाइन के ये सारे हैं, ये सारे रेयर एलिमेंट्स हैं। और आपको ध्यान रखना है हमारे पास 17 रेयर एलिमेंट्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने होते हैं? 17 केमिकल ये एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 15 तो क्या है? लेंथेनाइट्स हैं। लेंथेनाइट्स क्या है? यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये वाली जो एरिया लाइन है ये पूरी की पूरी लेंथेनाइट्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद येत्रियम, स्कैंडियम वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। येत्रियम, स्कैंडियम और नीचे आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर वगैरह बताए गए हैं। अब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले आपको ये ध्यान रखनी है, क्या ये सच में रेयर होते हैं? ये जो एलिमेंट्स है ये रेयर, क्या, क्यों इनको रेयर क्यों बोला जाता है? तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये जो इनकी कमी होगी इस वजह से इनको रेयर बोला गया है।
ऐसा नहीं है, इनकी ये भरपूर मात्रा में है, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना ये बहुत मुश्किल काम है। इनको अलग करना और से क्या होता है, उसके लिए हाई स्किल की ज़रूरत है, कैपिटल इंटेंसिव की ज़रूरत है, बहुत भरपूर मात्रा में पैसा चाहिए, एनवायरमेंटल बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं जब इनको अलग किया जाता है इन एलिमेंट्स को, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और दो मेन और हैं एक्सट्रैक्शन के, ठीक है, जो कि अलग करवाते हैं। वो कौन से दो और हैं, वो है मोनजाइट और बास्टेनसाइट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में भी, ये मेन और हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन वाले। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, एक्सट्रैक्शन का मतलब अलग करना होता है। जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है इनकी, जो इनका कलर है वो शाइनी सिल्वर से लेकर आयरन ग्रे की तरह में आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही सॉफ्ट, मेलिएबल, डक्टाइल के नेचर के आप लोगों को ये देखने को मिल जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर ये अलग फाइनली डिवाइड हो जाते हैं। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्री के पास कितनी भरपूर मात्रा में ये आपको रेयर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चाइना के पास एक लार्जेस्ट रिजर्व है। चाइना के पास लगभग 37% तक ये आपको रेयर एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। 17 रेयर एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद चाइना के बाद ब्राज़ील हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पर आपको 18% तक ये रेयर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। रशिया के अंदर 15% तक देखने को मिलेंगे। बाकी सारी जो रिमेनिंग कंट्रीज़ बच गई हैं वहाँ पर आपको 12% तक ये देखने को मिल जाएंगे। मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है और चाइना के पास रेयर अर्थ है, इसके बारे में बोला गया है। नाउ आते हैं एक और नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहां पर मैं आपको इथोपियन क्राइसिस के बारे में बताऊंगा। इथोपिया के अंदर पिछले साल सितंबर से ही काफ़ी तगड़ा क्राइसिस चल रहा है। पहले हम क्राइसिस को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इस न्यूज़ को रिलेट कर पाएंगे वहाँ से। ठीक है, पहले हम मैप पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैप में इथोपिया को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, टाइप करते हैं सीधा सीधा। हाँ चलो, टिग्रे रीजन ये देखा हुआ है, हाँ मैंने अभी चेक किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है तिग्रे वाला रीजन। ठीक है, अब हम लोग कुछ अच्छे से यहाँ पर मैप को देखते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें सही से क्लियर हों। इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे ताकि आप लंबे समय तक याद रख पाओ। तो इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिया के कंपैरिजन में इथोपिया कहाँ पर है, आपको जाना पड़ेगा अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका पहुँच गए और बेसिकली ये जो रीजन है ये वाला, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। सींग की तरह है ना, इस वजह से इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। अब आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूं जो कि काफ़ी पुरानी है, काफ़ी बेहतरीन ट्रिक है। वो क्या है, आपसे अगर पूछा जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये इतना रीजन, ये सींग की तरह है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज काउंट करी जाती हैं, यानी 4 कंट्रीज से मिलकर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना है। वो 4 कंट्रीज कौन सी हैं, सोमालिया, इथोपिया और एरिट्रिया ऊपर आपको देखने को मिलेगा, नीचे जिबूटी देखने को मिलेगा। तो अब आप कहोगे कि यार चारों हैं, कैसे याद रखा जाएगा, बहुत सिंपल है। SEED सीड करके याद रख लेना। S से सोमालिया, E से इथियोपिया और E से एरिट्रिया और उसके बाद D से जिबूटी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये चारों कंट्रीज के ये नाम हो गए, सिंपल। नाउ यहाँ पे हम बात करें इथियोपिया की, तो इथियोपिया आपको कौन सा वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये पूरा आपको इथियोपिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इथियोपिया के अंदर एक छोटा सा स्टेट है, वो है तिग्रे वाला रीजन है। अब इस तिग्रे रीजन में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। क्राइसिस क्या है, इथियोपिया की सरकार जो है आप कह सकते हो एक होगी, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट होता है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। इथियोपिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग है, और यहाँ पे जो आप कह सकते हो ये वाला तिग्रे वाला रीजन है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है। अब ये जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है और ये जो सेंटर है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है हमेशा से। लगभग बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब से यहाँ पर आप कह सकते हो इनके लीडर चूज होकर आए हैं, तब से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लीडर का कहना यह है कि हमारी बात ये मानते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पर जो पार्टी है TPLF करके है, शायद कुछ ऐसा ही नाम है, वो जीत रही है। ठीक है, तो हमें एक छोटा सा ओवरव्यू रखना है। लोकेशन हमने देख लिया और कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। अब हो क्या रहा है, वहाँ पे क्राइसिस हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप कह सकते हो जो खाना है उसका अकाल पड़ रहा है, यानी कि फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये सब कुछ बताया गया है IPC के द्वारा। यह है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। UN ने, आप कह सकते हो UN इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर कौन है, मार्क लॉकॉक, इन्होंने बोला जो तिग्रे रीजन है आज के टाइम पर इथियोपिया के अंदर, वहाँ पर वाइड स्प्रेड फेमिनिन देखने को मिल रहा है, मतलब कि अकाल पड़ा है खाने का, लोग भूखे मर रहे हैं। और ये जो कैटेगरी है इसको फेज 5 तक पहुंच गई है। IPC के बारे में ध्यान रखना है, ये इंडियन पिनल कोड नहीं है, ये इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस है। इसके अंदर में अलग अलग फेस देखने को मिलते हैं, और ये 5वें फेस वाली कंडीशन चल रही है। 5वें फेस वाली मतलब लोग मर रहे हैं भूख से, इतनी खतरनाक सिचुएशन है। ये आप देख पाओगे IPC के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया 5 फेस में देखता है चीज़ों को। पहले फेस में क्या है, देखो वहाँ पे पहले फेस में ऐसे लोग आते हैं कि हाँ मान लो उस रीजन में फूड मिल रहा है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे फेस में थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी, मतलब लोगों के पास खाने को है, खा रहे हैं सभी लोग, लेकिन थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। थर्ड वाले रीजन में
आपको एक्यूट फूड क्राइसिस देखने को मिलेगा, मतलब लोगों के पास सही से खाने को नहीं मिल पा रहा है। फोर्थ पे ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी देखने को मिल जाएगी, मतलब लोग भूखे रह रहे हैं। और चौथे स्टेज, वो पांचवें स्टेज पर क्या होगा, लोग भूख के साथ मर रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। ठीक है, स्टारवेशन और डेथ दोनों देखने को मिल रही है, ऐसा फेस यहां पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आईपीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन है। ये अलग अलग चीज़ों को क्लासिफाई करता है, न्यूट्रिशन को लेकर, लिवलीहुड को लेकर अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है ये। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन ये है कि जो ये 5 फेस है इसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, यहां पर चीजों को आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो। यानी कि इस वाले रीजन में भुखमरी देखने को मिल रही है। कौन से फेस वाले? 5वें फेस वाली कंडीशन के अंडर में ये रीजन आ रहा है। कौन सा वाला? जो टिग्रे रीजन है वो वाला। नाउ फेस 1 क्या होता है, एक बार फिर से कवर करते हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी होती है। लगभग 80% तक जो लोग हैं उनको खाना मिल रहा है, उनके बेसिक नीड्स पूरे हो पा रहे हैं, तो वो फेस 1 हो गया, मतलब लोग नहीं मर रहे हैं। दूसरा फेस है वो है बॉर्डर लाइन फूड इनसिक्योर, मतलब कि इसमें 20% तक लोग हैं। देखो बहुत सारे लोगों को खाना मिल रहा है, लेकिन 20% तक लोग हैं जिन्हें आधा पेट खाना मिल रहा है, आधा पेट खाना मिल रहा है, थोड़ा बहुत शॉर्टेज है। उसके बाद फेज 3 वाली कंडीशन में 20% ऐसे लोग हैं जिनको फूड नहीं मिल पा रहा है, फूड इनको भी, मतलब इनको आधे से भी आधा मिल रहा है, और इनके अंदर मेल न्यूट्रिशन देखने को मिल जा रहा है, मतलब कि कुपोषण हो रहा है, लोगों को अच्छा न्यूट्रिशियस भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा है। कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, एक दिन मिल रहा है, दूसरे दिन नहीं मिल रहा, ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। उसके बाद फेज 4 वाली कंडीशन आती है, जहां पर बोला गया है ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी। यहां पर 20% ऐसे लोग हैं जो कि एक्सट्रीम फूड कंजप्शन गैप को लेकर चल रहे हैं, मतलब कि यहां पर लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है, 4-4, 5-5 दिन में खाना मिल रहा है, एक्यूट मेलन्यूट्रिशन है, और इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। और जो फेज 5 है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। 20% लोग इसमें ऐसे हैं जिनके पास खाना एक भी दिन के लिए नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, स्टारवेशन चल रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, ऐसा यहां पर बताया गया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पर बात करी गई है एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में, आखिरी आर्टिकल है आज का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे ये सारे के सारे, आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसा काफ़ी हद तक हम लोगों ने करंट अफेयर को बदल दिया है, बहुत सारे आर्टिकल हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। यहां पर बात करी गई है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने बोला कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, यानी खासकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो कि हमारा गेहूं चावल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री को, वो हमारी उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और ये डेटा है पिछले साल फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 2020-21 का ये डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। नाउ कुछ एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स का वो यहाँ पे बताए गए, ये आप लोग देख पाओगे, जो मैरीन और साथ ही साथ जो प्लांटेशन प्रोडक्ट है, यानी कि जो पानी में उगाया जाता है, साथ ही साथ जो यहाँ पे प्लांटेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी चीज़ों के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और ये बोला गया है लगभग अभी जो ग्रोथ हुई है वो 41.25 बिलियन यूएस डॉलर्स की यहाँ पर आप कह सकते हो एकदम से जंप मारी है। आप कह सकते हो इस कितना इंक्रीमेंट हुआ है, अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले साल से, ठीक है, तो फिर ये है लगभग 17.34% तक ये ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब भारत ने जो गेहूं चावल है उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है टू द अदर कंट्रीज। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई है। ठीक है, जैसे कि बासमती राइस की हुई है, वीट को हमने एक्सपोर्ट किया है, बासमती राइस हो गया, मिलेट्स, मेज, और बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारा अनाज है जो कि हमने बहुत सारी वेरियस कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है। अब एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात करें तो किन किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया गया है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, लगभग 58 जगह पर हमने ये दुनिया भर में सामान भेजा है। और जो लार्जेस्ट मार्केट है, मतलब सबसे ज्यादा कहां कहां पर भेजा गया है, तो यूएस एक लार्जेस्ट मार्केट देखा जा रहा है, चाइना, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान, मलेशिया, यहां सभी जगह पर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया है हमने, एक लार्जेस्ट मार्केट के तौर पर देखे जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो हाईएस्ट ग्रोथ एक्सपोर्ट में देखने को मिली है, मतलब कि जो टोटली सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पे किया गया है, वो करा गया है इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर। ओके, नाउ आज की लास्ट स्लाइड, यहां पे बात करी गई है ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स के बारे में। ये बोला गया है कि हमने ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट किया है, बेसिकली कितने रुपए तक का हुआ है, यहां पे आप देख पाओगे लगभग 1040 मिलियन डॉलर्स तक का हम लोगों ने यहां पर एक तरीके से बढ़ोतरी देखी है, ग्रोथ देखी है। ठीक है, और क्वांटिटी टर्म्स में अगर हम बात करें तो पहले हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे 6,38,998 टन्स तक, लेकिन अब यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ गया है हमारा, और बढ़ के कितना हो गया है 8,179 टन्स हो चुका है। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक्सपोर्टिंग भी बढ़ी है, हमारी इनकम भी बढ़ी है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, नाउ
इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। डेली बेसिस पर आप फॉलो करते रहो। पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से मिल ही जाएगा। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहाँ पे दबाकर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। कोई वो कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप लोग सपोर्ट अपना दिखा सकते हो। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।